अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि रिजर्व सीट्स के मुतालिक फैसला आ गया और फैसला आने के बाद रिस्पॉन्सेज भी सामने आना शुरू हो गए हैं। एक तो फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो पार्लिमानी जमात भी तस्लीम किया गया है और उसके बाद उनकी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो आउट हो चुकी है और इसका नुकसान जो है वो वफाकी हुकूमत जिसने मखसूस नशिस्तें जो इत्तेहादी जमातें थी, हुकूमती जमातें उनमें तकसीम की गई थी, उनको होगा और वहां से ये सीटें वापस होंगी। दूसरी जानिब रिस्पॉन्सेज सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस फैसले को मुस्तरद किया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी हुई है, इस तरह का इंसाफ जो कि मांगा नहीं गया था वो पीटीआई को दिया गया है। इसी तरह गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने भी ये बात करते हुए कहा कि इसमें लगता यह है कि नया आइन लिखा जा रहा है और नया आइन लिखा गया। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान का जो रिस्पॉन्स है वो भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हम मिनवान इस फैसले को तस्लीम करते हैं, हालांकि वो भी मखसूस नशिस्तों के हवाले से बेनिफिशरी थे। ओवरऑल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट पे मौजूद है साकिब बशीर, मोहम्मद इमरान, सलमान अनीस और उमर दराज गोंदल। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं। मैं साकिब साहब आपसे जानना चाहता हूं, एक तो ये मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया आप कवर करते रहे, हर हेयरिंग जो है वो आपके सामने है और इससे पहले आप इस प्रोग्राम में भी बता चुके हैं कि तवक्को ये की जा सकती है टेक्निकली, लेकिन अब तनासुब के हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। पहले तो ये था कि 8-5 के तनासुब ये फैसला आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ और कह रही है, दीगर जमातें कुछ और कह रही हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या तनासुब है इसका? नहीं, जो तनासुब है वो 8-5 का इस तरह है कि 8 अक्सरियती जो वो फैसला है, मेंबर अक्सरियती मेंबर है 8, और बाकी जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल उनका एक अपना व्यू है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान उनका एक अपना व्यू है, और जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं उनका अपना व्यू है। मतलब 5 जजेस जो है वो 3 ग्रुप्स में है, उनके अलग अलग व्यूज हैं तीनों के। और ये 8 जज जो है वो एक तरफ है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए जो है वो हो रही है, लेकिन है अक्सरियती 8 जजेस का ही फैसला है जो इस वक्त जो है वो फील्ड में है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो उस पर अमल दरामद करने का जो है वो पाबंद है। मैं थोड़ा सा इस एंगल पे बात करूंगा कि एक बात जो है वो हो रही है बहुत ज्यादा कि पीटीआई तो जो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी ही नहीं, तो ये नशिस्तें उसको कैसे मिल गई। सबसे बड़ी बात जो है वो जब से ये फैसला आया तब से हुकूमत भी और हमारे बहुत सारे दोस्त भी, सहाफी भी, दानश्वर भी, ट्विटर पे भी, हर जगह पे एक ही डिस्कशन है कि एक जमात थी नहीं तो उसको जो है वो नशिस्तें जो है वो दे दी गई। तो इसमें एक तो ये बनता है, इसका जवाब, झटका सा जवाब ये बनता है कि एक जो मुतनासिब जो नुमाइंदगी थी, उस नुमाइंदगी के हिसाब से सारी जमातों को नशिस्तें मिल चुकी थी, उनकी बनती नहीं थी, लेकिन उनको जो है वो दे देते तो तब ठीक था। मतलब ये है कि इसका फिर जवाब, झटका तो ये बनता है, लेकिन मैं आपको लीगली जो कानूनी तौर पर जो इसका जवाब है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मामला आया, इलेक्शन कमीशन से पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपको ये नशिस्तें नहीं मिल सकती, आपने ना इलेक्शन ना लिस्ट आपने दी है, ना आपकी कोई सीट है, ना आप पार्टी है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने इनिशियली ये केस सुना और स्टे कर दिया, और ये कहा कि अब मजीद इसमें कोई जो है वो जितनी भी मखसूस नशिस्तें 78 ये स्टे रहेंगी, वो किसी जगह पे किसी पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती। और उसमें उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने भी और जो ये थे इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने कहा कि जो 51 का जो सब सेक्शन है डी, उसकी जो है वो तशरीह की जरूरत है। ये एक मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो है वो केस बनता है, तो उसकी तशरीह की जो है वो जरूरत है, तो उस पर तशरीह के लिए भेज दिया गया। अच्छा, उस तशरीह में ये होता है कि लार्जर बेंच बैठता है या फुल कोर्ट होती है, उस वक्त लार्जर बेंच कहा गया था, फिर फुल कोर्ट बैठ गई। अच्छा, अब जो नशिस्तें तकसीम होनी है, आइन के आर्टिकल में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आपने देनी है उसकी तशरीह होनी थी, या ये नशिस्तें आपने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देनी है, वो भी कहीं नहीं लिखा हुआ। मतलब ये जो कह रहे हैं ना कि नहीं वो उनको दे देनी थी, वो भी कहीं नहीं लिखा हुआ। अब आते हैं कि वो पीटीआई दरमियान में से कहां से आ गई। हाँ, मैं बताता हूँ। ये 8 जजेस ने ये जो है वो उसका कंक्लूड किया कि जो इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को ये फैसला दिया था
कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन खुद जो है वो ये सारी डिस्कशंस होती रही हैं उसमें, और पीटीआई ने एक दरखास्त भी डाली थी, वो दरखास्त लगी नहीं है, लेकिन ये सारी डिस्कशन होती रही है। आप कैसे ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सारा केस उसको पीटीआई से अलग करके कैसे देख सकते हैं? मतलब मेरा ख्याल है पता नहीं कोई लोग चांद पे रहते हैं कि उनको अंदाजा नहीं है कि यार के ये क्या है केस। मतलब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आप अलग से देखेंगे और पीटीआई को आप अलग से देखेंगे, ये नहीं है। फिर हुआ ये कि जब जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, पीटीआई के जो वकला थे, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसल सिद्दीकी, सलमान अकरम राजा, ये सारे भी जब बात करते थे, पीटीआई दरमियान कहीं ना कहीं आती रही। अब जो 8 मेंबर बेंच था, उसने 8 जो जजेस हैं, इन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ने तशरीह की कि पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है, वो गलत तशरीह है। फिर यही तशरीह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने की कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह की कि पीटीआई जो है वो उसके राइट सारे खत्म हो गए, हालांकि उससे सिर्फ बल्ले का निशान लिया गया था, बाकी राइट्स उसके मौजूद थे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी यही बात की। मतलब जो सारा बेंच है वो ये बात कर रहा है कि जो 13 जनवरी का जो फैसला था उसकी गलत तशरीह हुई है। जब ये गलत तशरीह फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो आज खुद उस मामले को देखे और उसको जो अलग सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसकी गलत तशरीह हुई थी, और उसके बाद उस मामले को देखे और उसका मुदावा करे। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि आज एक फैसला कर दें और कल जब आएंगे तो फिर देखा जाएगा। नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो बन जाता अगर 78 नशिस्तें आप जो माले गनीमत जो है वो की तरह जो है बांट देते। ठीक है। अच्छा, इसी में सलमान अनीस साहब, आप क्या समझते हैं? आपने भी यकीनन समाअत देखी होगी। क्या आपको लगता है कि 13 जनवरी का जो फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने किया था, आज गो के उन्होंने इख्तिलाफ किया, लेकिन वो अपने उस फैसले के पीछे आपको खड़े हुए नजर आए? बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आज। इट्स अ वेरी हैप्पी डे। सबसे पहले तो मैं नकी साहब, ये कैमरामैन को कहूँगा कि ये फोकस करें। मैं मिठाई लेके आया हूँ स्टूडियो के अंदर, स्पेसिफिकली हमारे पीटीआई के जो दोस्त हैं उनके लिए यकीनन एक बहुत बड़ा दिन है। दे हैव रियली डन मार्वल्स। उनके लिए ये एक दिन बहुत लंबे अरसे तक एको करेगा उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी फेवर के अंदर उनके मुंह से छीनी ये मखसूस नशिस्तें। लेकिन मेरे प्यारे सलमान साहब, वो आपके दोस्त नाराज हो जाएंगे। देखें, आप एक पार्टी मेरे के साथ कोई मिल रहे हैं, अल्लाह आप माफ करे, जर्नलिस्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल आज खुशी का दिन है, इसलिए क्योंकि ये जमहूरियत की खुशी का दिन है। ये मेरिट के ऊपर जो चीज़ें होनी चाहिए थी उनके लिए एक बहुत अच्छी आवाज़ है। लेकिन देखें, एवरीथिंग कम्स विद अ डिस्क्लेमर, और वो ये है कि मिठाई वो खाएं जिनको इस फैसले की समझ आई है। अभी तो 2 दिन लगेंगे इनको ये फैसला समझने के लिए। आपने खा ली? और मैंने नहीं खाई, और मैं इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आप लोग मुंह मीठा करें जो खुशियां मना रहे हैं। हमारे मुल्क में ना ये भी एक बड़ा अलमिया है कि हमारी खुशियां बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, थोड़े से अरसे के लिए चुपके से झांक के आती हैं और फिर चली जाती हैं। एनीवे, नाउ कमिंग बैक टू व्हाट हैज हैपेंड टुडे, और जुडिशरी ने जो ये सारा का सारा नया एक फियास्को हमारे लिए और एक नई डिस्कशन का जो नुक्ता हम सब के लिए रख दिया हुआ है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो बात यह है कि जी, जुडिशरी का फैसला समझने के लिए भी अभी आपको 2 दिन चाहिए, एंड द पिक्चर इज़ नॉट ऑल दैट रोजी एज इट इज़। जिस तरह अभी जिक्र कर रहे थे, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस था, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं था कि वो रिजर्व सीटों के ऊपर जाएं। और आप जो गवर्नमेंट की बात करें, मोस्ट डेफिनेटली द गवर्नमेंट इज गोइंग टू चैलेंज दिस डिसीजन, इसलिए क्योंकि उनको तो लगता है कि उनके हाथ से ये 2/3 मेजॉरिटी चली गई। गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू लूज, नॉट मच टू लूज एज टू से। लेकिन जो आपकी पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी है पूरी की पूरी, वो तो बहुत ज़्यादा खुश है इन मखसूस नशिस्तों के ऊपर। अब इन मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी एक दफ़ा नज़र डाल लेते हैं, और मेरी अब वो उमर दराज कहेंगे कि इनको पीटीआई की कोर कमेटी के अंदर ले आते हैं मशवरा देने के लिए। प्लीज़ मशवरा ले ना लें, बात ज़रूर सुन लें कि आयशा नवाज चौधरी और उज़मा कारदार जैसी ख़वातीन को ना लाइएगा इस रिज़र्व सीट के ऊपर, जो आपके लिए बाद में खुद ही वबाले जान बनी हुई हों, और आप फिर एक दफ़ा रो रहे हो कि नहीं, ये तो वो लोग ही नहीं थे जिनको हम लेके आना चाहते थे, ये तो हमें किसी और ने कहा था। तो प्लीज़ इस दफ़ा अगर अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है कि आप अपनी गलतियों को एक दफ़ा फिर सुधार सकें, तो प्लीज़ इनको सुधार लें। दूसरी चीज़, हम तो हमेशा से कहते हैं कि ये अनोखे लाडले हैं,
डिसीजंस इनकी फेवर में आते हैं, लेकिन ये इतने नालायक हैं और इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि इन चीज़ों को अपनी फेवर में नहीं यूज़ कर सकते। देखें, मैं कल भी यही बात कर रहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर मर्ज करने का फैसला हम में से, आप में से किसी ने किया, ये खुद पीटीआई के लोगों का था और उनको मशवरे देने वाले लोगों का था। और ये जो पूरा का पूरा वकीलों का पैनल उन्होंने अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया हुआ है, उन्होंने ये सुसाइड अटेम्प्ट इनसे करवाई है। आज के डिसीजन की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जिस तरह साकिब बशीर साहब भी बात कर रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि ये जो वो 13 जनवरी वाला जो डिसीजन था उसको किसी तरीके से थोड़ा सा मेलो करने के लिए या उसकी तशरीह करने के लिए ये सारा का सारा वर्डिक्ट है। इसके अंदर वो पुराना तो उन्होंने अपना पाप साफ करवा दिया। अब जो अगले मामलात शुरू होंगे, इससे जो आपकी प्रेसिडेंसी के ऊपर, सेनेट के ऊपर, सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर, आपकी जो सूबाई असेंबलियां हैं उसके ऊपर जो ड्रास्टिक इफेक्ट्स आने वाले हैं, वो एक अलग अब डिबेटेबल चीज है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट शाहजी, वो ये कि बॉल एक दफा फिर इलेक्शन कमीशन के कोर्ट के अंदर है, विच इज़ नॉट इन देयर फेवर एनीवे। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि अगर ये मिठाई खाएंगे भी तो क्यों खाएंगे। तो ऐसा ना हो कि ये मिठाई आज खा लें, कल खुद हलक के अंदर उंगलियां डाल के इनको उल्टी करनी पड़े। तो एक दफ़ा प्लीज़ जुडिशरी के इस डिटेल डिसीजन को भी आने दें, जो आपके कानूनी माहिरीन हैं इनको एक दफ़ा इसके ऊपर इस्तफसार करने दें, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बहस करते हुए सारे आप समझते हैं कि डिटेल वर्डिक्ट आएगा। ऑन अ लाइटर नोट, उमर दराज गोंदल मेरे प्यारे दोस्त भाई बहुत दूर है मेरे से, वरना ये मिठाई में उनको खुद बनफ से नफीस खिलाता। उमर, आप देखें ना, वो डब्बे में मिठाई निकाल के यूं कर दें, वो खा लेंगे। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारी चीजें जो है ना वो ऑनलाइन हो जाती हैं। मैं बल्कि उमर दराज आप ही की तरफ आता हूं। उमर दराज, मेरे ख्याल है सवाल की बजाय बहुत से सवाल आपके सामने वैसे ही रख दिए हैं। इस फैसले के हवाले से भी कमेंट कर दीजिएगा। और सलमान साहब जो मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, तो यकीनन आपका जवाब। कल नाराज हो गए थे उमर में इस वजह से स्पेसिफिकली। नहीं, नाराज नहीं हुए, बड़ी अच्छी ये मैं गवाही दे सकता हूं। वैसे आपस की बात है, सबसे पहले मिठाई इनको खिलानी चाहिए कि बनता है। मैं लेके आया हूं इस मुल्क में कितने अच्छे फैसले होना शुरू हो गए हैं, या इस मुल्क में कितनी अच्छी चीजें हैं। सलमान साहब भी खुश हैं, मौसम भी अच्छा है, कुछ हिस्सा वो हमारा भी सुन ही लेते हैं। असल बात ये है कि आज का फैसला हर लिहाज से एक लैंडमार्क जजमेंट है और एक तारीखी फैसला है। इसलिए नहीं कि किसी को मखसूस सीटें मिली हैं, ये उससे छिन गई हैं। मैं उसको इस नजर से देख रहा हूं कि एक विंडो खोली गई थी और विंडो सियासी जमातों का कत्ल करने की खोली गई थी कि आइंदा अब चूंकि वो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला खत्म हो गया, बाकी सिलसिले खत्म हो गए, तो अब एक नया 63 जो शुरू किया गया, वो क्या था? वो था इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नाम के ऊपर। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को जो फैसला दिया और उसके बाद जिस तरीके से पीटीआई ने उस मामले को रिएक्ट किया, उसको उठाया कि देखें इस बुनियाद के ऊपर हमारा जो आर्टिकल 17 के तहत हक है वो मार दिया गया है। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, छोड़ देते हैं मखसूस सीटों को, इसको एक बड़े कैनवस में देखेंगे आप, तो बुनियादी तौर पे उन्होंने ये आज इस फैसले के जरिए उस विंडो को बंद कर दिया है और उन्होंने करार दिया है कि आइंदा कोई ऐसे टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आप किसी से मखसूस इंतखाबी निशान छीन के उसको बतौर जमात जो है वो एक्सक्लूड नहीं करेंगे। वो इलेक्शन प्रोसेस का पार्ट होगी। आइंदा आप मखसूस सीटों के नाम के ऊपर, जो जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा था कि अकलियत को अक्सरियत में और अक्सरियत को अकलियत में नहीं बदल सकेंगे, इस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, एक जो हालिया हमने देखा कि इतलात थी, जाहिर चमगोइयां थी कि हुकूमत कोई जुडिशियल पैकेज के नाम के ऊपर टेन्योर की तरफ चीजें लेके आ रही है, जो एक्सटेंशन काजी साहब के लिए थी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो जजेस हैं वो इस बात के लिए तैयार दिखाई नहीं देते कि आप इधर से कोई एक्सटेंशन का प्लान, कोई इधर से उधर करके आप अपनी चीजें के मुताबिक सिस्टम को मैनेज कर सकें। जजेस ने उसको बड़ा लाउडली उसको रिजेक्ट कर दिया है और अब गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे कि हमारा प्लान नहीं था, हमारा वो नहीं था। टीवी के ऊपर बहुत सारे लोग कह चुके हैं गवर्नमेंट के, जी बिल्कुल जुडिशियल रिफॉर्म्स आ रही हैं, हम वो करेंगे। एक बात ये हो गई। दूसरा, काजी साहब बतौर चीफ जस्टिस जिस लेगेसी को लेके चल रहे थे, मेरा ख्याल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी उससे एक लिहाज से जो उनकी मेजॉरिटी जजेस हैं वो उस चीज के साथ, इस फैसले की ज़ाहिर मेरी अजम्पशन है, मेरा पर्सनल कमेंट है, वो उसके साथ खड़े नहीं हुए। उसके बाद जो 13 जनवरी का फैसला सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला था, आज काजी साहब भी शायद ये कहने पे मजबूर है और सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, गलत इंटरप्रेट किया। और दूसरे लफ्जों में आप कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो 13 जनवरी को जो कोलेटरल डैमेज हुआ उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है और उससे हट के आज का ये फैसला बताता है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या खिलवाड़ किया है और किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाया है। और अब ये मखसूस सीटों से बात आगे चली जाएगी। अब इंतजार है डिटेल्ड जजमेंट का।
ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे इख्तिलाफी नोट भी आएंगे, उसके बाद उसमें इजाफी नोट्स भी आएंगे। एक नया पिंडोरा बॉक्स जो है वो खुलने जा रहा है, यकीनन खुलने जा रहा है। बहुत सी दीगर सीटों के हवाले से, हलकों के हवाले से फिर और मामलात भी सामने आने वाले। अच्छा, इसी पे इमरान, आप क्या समझते हैं? एक तो ये फैसला आया है, कितनी हद तक ये फैसला जो है वो हम पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की पार्लिमान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए आप समझते हैं कि हौसला अफजा हो सकता है? और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, ये तो तमाम जजेस ने कहा, लेकिन इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिमांड कर रही है कि एक तो उनको सजा दी जाए और इसके साथ साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये मुतालबा किस हद तक दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया एतजाज। सबसे पहले तो जो आपने अवाम पाकिस्तान की बात की, तो जस्टिस अतर मिनल्ला इस पूरी प्रोसीडिंग के दौरान और वैसे भी जितने केसेस होते हैं, तो उनका जो बुनियादी नुक्ता था वो राइट ऑफ द पीपल था, कि उनका जो एक बुनियादी फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट, उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। हमने टेक्निकलिटीज में नहीं जाना कि कैसे मामला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तक पहुंचा। हमने ये देखना है कि तहरीक इंसाफ के जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे और अपने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी एफिलिएशन का सर्टिफिकेट भी जमा कराया था, तो ऐसी क्या वजूहात थी कि इलेक्शन कमीशन ने उनको आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया था। तो इसमें फिर ये एक स्ट्रॉन्ग वॉइस थी पूरे बेंच में, जिसमें फिर हमने देखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक, ये सारे इस नुक्ते को लेके चल रहे थे। और एंड ऑफ द डे हमने देखा कि अब जो जजमेंट आई है इसमें यही नुक्ता प्रिवेल किया है कि लोगों के जो बुनियादी राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाने की बजाय एक लार्जर कैनवस में चीजों को देखना पड़ता है। और फिर ये जो इंतखाबी निशान छीने जाने का मामला था पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन का और 13 जनवरी का फैसला, उसमें सुप्रीम कोर्ट पे एक बहुत बड़ा जो लोगों की क्रिटिक्स थी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वजह से तहरीक इंसाफ इलेक्शन के आउट हुई है। तो आज के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इससे डिस्टेंस किया है और ये सारा मलबा अब इलेक्शन कमीशन पे आ गया है कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह की है। यहाँ पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक क्योंकि फंडामेंटल राइट का मामला था और सलमान अकरम राजा वो वाहिद बंदे थे तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद फिर एक पिटीशन लेके गए कि उन्होंने कहा कि चाहे इंतखाबी निशान ले लिया गया है लेकिन फिर भी हम तहरीक इंसाफ के ही कैंडिडेट कहलाए जाएंगे। बेशक उनको उस वक्त रिलीफ नहीं मिला, लेकिन अभी जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई सलमान अकरम राजा की वो पिटीशन और वो सारे मामला डिस्कस होते रहे और यहाँ तक कि सलमान अकरम राजा को ये भी कहा गया कि अगर बेंच आपको कहे कि हम आपकी वो पिटीशन बहाल कर देते हैं और आप उसमें अपील में आ जाएं, तो उस पे भी डिस्कशन चलती रही है। और तहरीक इंसाफ के लिए आज एक इस तरह से बड़ा दिन है कि कई बड़े हम देखते हैं कि दानिश्वर और जो आजाद सेनेटर भी मुंतखब हो जाते हैं। उन्होंने ये दावे किए थे कि 2024 के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ आपको पार्लियामान में कहीं नजर नहीं आएगी और आज के इस फैसले के बाद हमें वो नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामान की वाहिद अक्सरियती जमात होगी जिसके पास 100 से ज्यादा सीटें होंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी पे मैं सलमान आपसे जानना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन पे बहरहाल एक बर्डन आया है और इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने भी दिया है। वो ये कह रहे हैं हमने कब कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात नहीं है, हमने तो ऐसा नहीं कहा, हमारी तो वेबसाइट पर भी एज ए पार्टी वो मौजूद है। तो आज उन्होंने भी एक आप कहें कि जस्टिफिकेशन देने की, एक वजाहत देने की कोशिश इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी की गई है। लेकिन जाहिर है अब अक्सरियती फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, तो आप समझते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन को भी कटहरे में आना पड़ेगा? जी, कटहरे में तो सबको आना चाहिए और एक बहुत क्वेश्चनेबल बात है कि इतना रिस्पॉन्सिबल इदारा है इस मुल्क का, उनसे ये गलती, ये चूक कैसे हो गई, उनसे इतना जो कानूनी इम्पॉर्टेंट नुक्ता था वो कैसे जो है वो नज़रअंदाज हो गया। तो सवाल तो उनसे बिल्कुल बनता है। नकी साहब, बात असल में ये है कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुच्छी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। ये अगर आप अंदाज़ा करें ना तो ये सिचुएशन प्याज की तरह और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। इसमें से कोई सलूशन नहीं ड्रॉ हो रहा, इसमें से हम किसी मंतकी अंजाम की तरफ नहीं जा रहे। अब ये जो आज हमने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है, इसमें इलेक्शन कमीशन आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास जो वकीलों की एक नई जंग है वो शुरू हो जाएगी। इन्हीं टॉक शोज़ के अंदर हम बैठ के ये फैसला कर रहे होंगे कि ये जो सीटें हैं ये मिलनी चाहिए भी थी या नहीं, और जो लोगों के पावर्स हैं
या जो आपके सेनेट के या जो सूबाई असम्बलियों के इख्तियारात हैं, उनके MPAs की जो तादाद है, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी हम पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा देखेंगे। शायद लोग इससे आगाह नहीं थे उस तरह। तो देखें, ये मामलात उलझते जा रहे हैं, ये किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं जा रहे। कंक्लूजन की तरफ ये कैसे जा सकते हैं जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बशमूल PTI आज फैसला बज़ाहिर उनकी फेवर के अंदर है, कल जब इसकी इंटरप्रिटेशन होगी तो शायद ये इतना फेवरेबल उनके लिए ना रहे। उनको जब समझ आएगी कि उनके साथ ये क्या टेक्निकल गेम हो गई हुई है, तो फिर इनको दोबारा आके एक टेबल के ऊपर फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्लियामेंट और उसके जो राइट्स हैं उसके लिए बैठना पड़ेगा। हम टाइम एंड अगेन जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, हम बाकी इंस्टीट्यूशन से हर दफ़ा जाके मदद नहीं मांग सकते। ये तमाम सियासतदानों ने ही बैठ के अपने मामलात को हल करना है और इस सारे के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सूनर द बेटर, ये जितनी जल्दी अपने आप को एक पेज के ऊपर लेके आए, चाहे वो इकोनॉमी के चार्टर ऑफ इकोनॉमी के नाम के ऊपर हो या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे हो या इस पूरी की पूरी बंदर बांट ये जो आपकी सेनेट की और सूबाई असम्बलियों की होती है उसके ऊपर हो। एवरीबडी हैज़ टू कम टू अ कंक्लूजन। वी कैन नॉट रन द कंट्री द वे इट्स रनिंग राइट नाउ। इट्स अ सर्कस। दिस इज नॉट जस्टिस प्रिवेलिंग राइट नाउ और मेरिट प्रिवेलिंग टुमारो और डे आफ्टर। ये तमाम चीज़ें गुत्थियों की तरह उलझी हुई हैं और इनका कुछ सोल्यूशन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, आप अब ये कह रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो तभी मज़ीद ठीक होगी गंभीर जब होगी। नहीं, एक पेज पर आएंगे। ये पेज भी जो है ना मेरे ख्याल में बड़ा पुराना है और इस पेज पर भी खासा बोझ रहा है। इस हवाले से क्या एक पेज पे सियासी जमातें आ सकेंगी या नहीं, इसका जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक। रिजर्व सीट्स का फैसला सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिठाइयाँ भी बांटी हैं और खुशी का इजहार भी किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान से भी गनून जो है वो इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर रहे हैं और इस पर तनकीद भी कर रही हैं। इस तरह दीगर जमातों के रिस्पॉन्सेज हैं। लेकिन जो साकिब बशीर साहब, हमारे वज़ीर क़ौमी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो कहा है कि इस फैसले में बहुत से अबहाम हैं, आप कोई देख रहे हैं कोई अबहाम है? और अगर कोई अबहाम है तो क्या उसका फ़ायदा फिर हुकूमती जमात को हो सकता है? हुकूमती जमात जो है उसको अब कोई फायदा नहीं मिलने वाला। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे एक बात हुई थी कि अब जो है बड़े नए मामला खुल जाएंगे, क्योंकि अभी जो मखसूस शिक्षण मिलनी है PTI को, तो कोई मामला नहीं खुलने वाले। सदर का इलेक्शन 10 मार्च को हो गया था, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है 9 अप्रैल को हो गया था, और जो सेनेट के इलेक्शन है वो जो होने थे सदर पख्तून साहब के अलावा वो 3 अप्रैल को हो गए थे। तो आज का सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो अगर आप पढ़ें तो पैराग्राफ 2 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा है कि 6 मई से ऑनवर्ड 3 ये जो मेरे ख्याल में मई था आगे जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे दिया था, तो उससे ऑनवर्ड जो था नोटिफिकेशन थे वो सारे जो है वो उन्होंने कलअदम करार दिए हैं। उससे पहले हर चीज प्रोटेक्टेड है, कहीं पे कुछ नहीं होगा। सिर्फ जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन है वो हुए ही नहीं थे, वो होने हैं। बाकी सारी नशिस्तें जो है वो उनको दी जाएंगी। बाकी जो इबाम की बात की जा रही है, पहली बात तो ये है कि इस फैसले में कोई इबाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लिस्टें साथ लगाई हैं जिसमें 39 जो है वो PTI के मेंबर कौमी असम्बली डिक्लेयर कर दिए गए हैं। एक पार्लिमानी जमात और इलेक्शन कमीशन में वही जमात लिस्ट करेगी, और 41 जो इनके मेंबर हैं कौमी असम्बली के, उनको कहा गया है कि आपके पास 15 दिन है, आप आजाद हैं, आप किसी पार्टी में शामिल हो जाएं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को प्रोसेस का कहा गया है कि इनसे लिस्ट लेकर आप इनको मखसूस नशिस्तें जो है वो दे दें। अच्छा, इसमें अब जो 31 है उन्होंने सिंपल जो है वो एफिडेविट्स और सर्टिफिकेट जमा कराने हैं PTI के, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने प्रोसेस करना है। अब इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इबाम है, लेकिन फिर भी इस इबाम को जाहिर सी बात है, पहले भी इलेक्शन कमीशन जो है बहुत सारे ऐसे सवालात उठाता रहा है। मैं तो इलेक्शन कमीशन पे हैरान हूँ कि इलेक्शन कमीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी पे, किसी उम्मीदवार पे, किसी वोटर पे ये तवक्को करता है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के एक शिक और इसकी सब शिक जो है उस पर भी अमल होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन एक्ट की 2017 की जिन जो एक्ट की जो शिकें हैं जिन पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ने खुद नहीं किया, आज फरवरी के इलेक्शन में तो प्रिजाइडिंग अफसर, रिटर्निंग अफसरान, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान है, खुद इलेक्शन कमीशन, तो उन पे कोई तहकीकात, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई उससे मतलब बोले ही नहीं इलेक्शन कमीशन। तो वो मैं कह रहा था कि पैराग्राफ जो 10 है वो जो 8 मेंबर अक्सी की जो फैसला है, तो उसमें बड़ा वाज़ेह अंदाज में लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन कमीशन को या PTI को
कि कहीं पे कोई मसला हो, कोई वजाहत चाहिए हो, तो इसी 8 मेंबर बेंच के सामने आप कोई दरखास्त दायर कर सकते हैं, तो वो 8 मेंबर बेंच जो है उसको क्लियर कर देगा। इसलिए अब जो है वो इस मामले में कोई इबाम नहीं है, ये बड़ी क्लियर जजमेंट है और बड़ी सादा भी है। और इसमें दूसरी जो बात मैंने क्रिमिनल की थी, मैं थोड़ा सा उसको मजीद आगे बढ़ाऊंगा। 187 में इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का एक इख्तियार है, तो वो कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार होता है और वो कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सिचुएशन होती है, सूरत होती है, तब इस्तेमाल किया जाता है और करना होता है, और ये रखा ही इसीलिए गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अभी जो जजमेंट दी है 8 जजेज ने, इस जजमेंट में सिर्फ जजमेंट लिखी हुई है, ये नहीं लिखा कि हमने किस किस जो है वो इसका सहारा लिया है इख्तियार का, या किस लॉ के तहत हमने ये सारा कुछ किया, वो वजूहात में आएगा। तो वो मैं कह रहा था कि वो जो 187 है, वो जब 78 नशिस्तें जो पाकिस्तान की पार्लिमानी हिस्ट्री में पहली दफा एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है, और वो पूरा एक स्ट्रक्चर हिला के रख देता कि जब अगर तो वो जो मालिक गनीमत की तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में वो नशिस्तें बांट दी जाती और वो जो है वो आईनी तरमीम दिलाती, वो फिर जो है वो ऐसा जो प्लान था, वो प्लान अगर पता चल जाए लोगों को तो समझ आ जाए कि उन्होंने फिर पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ था कि अंदर करना क्या है, कि जजों की उम्रें बढ़ा दें, उनको जो है वो ट्रांसफर करें, ये करें, वो करें, इस तरह की चीजें। तो वो सारा जो है वो निजाम जो है उनका वो काम तो होना नहीं है, ना हो सका है, ना होना चाहिए था कि एक माले गनीमत लेकर आप जो है वो किसी दूसरे का मैंडेट लेकर आप जो है वो फैसले करें और आप जो है वो उसको इम्पोज करने की कोशिश करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस इख्तियार को इस्तेमाल किया। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इतने बड़ा ब्लैटेंट जो है इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह सामने आ गई, तो पूरी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि गलत तशरीह है, तो उसको इग्नोर करना, उससे नजरें चुराना, नजरें बंद करना, आंखें बंद करना, ये किसी सूरत की दुरुस्त नहीं था, और वही अडॉप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने उसका फैसला दिया है। और फैसला यकीनी तौर पर उन्होंने बड़ा सादे अंदाज में लिखा है और हर चीज क्लियर की है, और रास्ता भी आगे दिया है कि अगर आपको फिर भी मसला हो तो आप हमारे पास आए। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि अब आजम नजीर अच्छा। एक और बात है, अब जो हुकूमत वक्त है, मुझे तो ये नहीं समझ आती, उन्होंने इस तरह जो है वो उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे वो नशिस्तें थी उनकी, जैसे वो जीते हुए थे, जैसे पब्लिक ने मैंडेट उनको दिया हुआ था, जैसे जो है वो पब्लिक ने उनको कहा था कि आप हमारी नुमाइंदगी करें, और वो जो नशिस्तें उनसे छीनी गई हैं। तो भाई आपकी जो नशिस्तें थी ही नहीं, ये तो एक माले गनीमत था जो आपको मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिला तो तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो पोर्ट्रे वो ऐसे कर रहे हैं जैसे जो है वो उनसे कोई चीज छीनी गई है। नहीं, वो तो यही कह रहे हैं ना कि माले गनीमत जो बांटा था वो वापस ले लिया जाए। ये जमहूरियत को भी, पार्लियामान को भी, हमारे सिस्टम को जो है मजबूत करेगा। ठीक है, ये एक अच्छा फैसला है जो सिस्टम की बेहतरी के लिए मुस्बत असरात उसमें मुरतब करेगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ उमर दराज, ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार में मुदाखलत की गई है इस फैसले के हवाले से, जो इस वक्त तनकीद आ रही है हुकूमती हलकों की जानिब से। आप देख रहे हैं कि उसके दायरे अख्तियार में कोई मुदाखलत की गई है या ऐसा कोई पहलू मौजूद है इस फैसले में? यानी ये मुदाखलत का मतलब ये है कि आइंदा जो भी पाकिस्तान के अंदर कोई जुर्म करना चाहेगा, कुछ गलत करना चाहेगा, वो करने लगेगा तो उसको कहा जाएगा आपने गलत किया है, या उसको रोका जाएगा तो वो कहेगा कि आपने मेरे दायरे कार में मुदाखलत की है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जुल्म किया, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम 13 जजेस कह रहे हैं कि आपने हमारे फैसले की गलत तशरीह की। अगर आपने गलत तशरीह की तो जाहिर है उसका कोई ना कोई इफेक्टिव भी होगा। वो इफेक्टिव कौन था? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, या दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान के करोड़ों लोग थे जो अपनी जमात को, पसंद की जमात को वोट करना चाहते थे। आपने उनसे ये हक छीन लिया, आपने लोगों के बुनियादी हक के ऊपर हमला किया, ये इलेक्शन कमीशन ने किया। सवाल ये पैदा होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और बाकी जो 4 कमीशन के मेंबरान हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि हुजूर आप लाखों की तादाद में तनख्वाहें लेते हैं, उसका मकसद क्या है? आपने सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले की बुनियाद के ऊपर एक सियासी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर किया, फिर आपने पूरा इलेक्शन करवाया जो उसकी बुनियाद के ऊपर है। उस इलेक्शन के ऊपर इतने सवाल आते हैं जिसको तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कहा जा रहा है। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ने आपसे पूछा, देखिए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बार बार एक सवाल पूछती रही है कि आप ये बताइए कि वो बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के हैं, आपने उनको आजाद कैसे डिक्लेयर कर दिया?
इलेक्शन कमीशन के वकील ने क्या कहा था कि मैं माजरत चाहता हूं, मैं इसके ऊपर मजीद असिस्ट नहीं कर सकता। यही सारे का सारा केस था और यही आज केस का फैसला आया है। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के और बाकी मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल नहीं करती तो मेरे लिए ये बहुत हैरानगी की बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब बड़े अग्रेसिवली, अब से थोड़ी देर पहले जो इमरान खान का ट्वीट देख रहा था या उनकी पार्टी की जो पॉलिसी इस वक्त है वो बड़ी वाज़ेह है और मेरा ख्याल है उसमें अग्रेसिव टोन में इजाफा होगा और अब इलेक्शन कमीशन बैकफुट के ऊपर चला जाएगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बेंच में बीइंग हेड काजी साहब ने जिस तरीके से उनको मेरा ख्याल है मौका दिया, अगर कोई और चीफ जस्टिस होता जिस तरह इवन उनके वकील थे जिससे बात कर रहे थे, मुमकिन ही नहीं था वो इस तरह बात करते। लेकिन इस तमाम तर कंफर्ट जोन के बावजूद वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए। अब ये तो नहीं हो सकता ना आप ये कहें कोई हम ख्याल बेंच है अपना, ये तो पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है। ये तो सुप्रीम कोर्ट, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर आप अब भी किसी को ये फैसला मंजूर नहीं है तो फिर अमेरिका जाएं, वहां से फैसला करवा लें, फिर आलमी अदालत इंसाफ में चले जाएं, फिर किसी और कोर्ट में चले जाएं। ये सही है, फुल कोर्ट बेंच का फैसला है। अब मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर भरपूर मुतालबा करना चाहिए। ठीक है, अच्छा इस पर इमरान आप क्या देखते हैं? अब दो बातें हैं ना, एक जानिब जैसे ये तासुर मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब मुतालबा भी कर रही है और हो सकता है वो रेफरेंस फाइल करें, एक तो रेफरेंस ये आएगा, दूसरा पाकिस्तान से नून ये कह रही है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, वो नजर सानी की अपील की जानिब जाएंगे। तो अब आपको आइंदा कोर्ट में क्या मंजरनामा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जाहिर है इस पर अमल दरामद किया जाएगा तो वहां पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी। देखें एतजाज, इसमें नजरसानी के जो पिटिशंस आती भी हैं तो उसमें मोर देन 90% ये चांसेस होते हैं कि जो पहले डिसीजन होता है वो एग्जिस्ट ही करता है, वो आगे अपहोल्ड किया जाता है। तो अभी जैसे साकिब भाई ने बात की कि इन 8 जजेस ने जो अक्सरियती फैसला दिया है उसमें ये ऑप्शन, एक पैराग्राफ भी लिखा गया है कि अगर आपको इस पे कोई अबहाम है तो आप रजू कर सकते हैं। और ये नशिस्तें कोई इस तरह से, जैसे साकिब ने बात की माले गनीमत वाली, कोई माले गनीमत तो था नहीं कि आप मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है या JUIP है, उनको 3-3 नशिस्तों पे 6-6 नशिस्तें दे दी गई। तो अवाम भी ये सारा कुछ देख रहे हैं। जो विल ऑफ द पीपल है, जिस चीज को जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी बार बार जोर दिया, इस सारी जजमेंट से एक अवाम में जो एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं पे हमारे राइट की प्रोटेक्शन के लिए अदालतें मौजूद हैं। और ये सबसे बड़ी जीत आज अवाम की जीत है, अदलिया की जीत है और जो मेरिट पे फैसला करने वाले जजेस हैं उनकी जीत है। उमर दराज ने एक बात की कि इस फैसले से एक विंडो बंद की गई है कि अगर किसी पार्टी से इंतखाबी निशान लेके उसको आउट करने की कोशिश की जाती है तो अब वो ऐसा नहीं होगा। एक और विंडो भी बंद की गई है, उसके बारे में जजेस के रिमार्क्स में हमने देखा कि ऐसे तो फिर कोई भी बंदा आए वो अपनी पार्टी रजिस्टर्ड कराए और तमाम जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो उनको वो किसी भी तरीके से अपने साथ मिला के फिर वो पार्लिमानी जमात बन जाए। तो ये दोनों विंडोज ये मुस्तकबिल में जमहूरियत के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती थी, जिसको जो है ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने रोका है। जहां तक बात है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की, तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा बड़ा जायज मुतालबा है और वो इस पे आगे फॉरवर्ड स्टेप भी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन की एक लंबी फहरिस्त है जो तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बाइसनेस हमें वाजे नजर आ रही है, सरफेस पे नजर आ रही है। और वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच में भी जजेस ने इस चीज को अपने रिमार्क्स की रोशनी में, रिमार्क्स में उन्होंने बताया कि एक पार्टी बन के एक इदारे को नहीं आना चाहिए। ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई एक जैसे कोई मुतासरा फरीक होता है, इदारा जो होता है वो मुतासरा फरीक नहीं होता, उसको इंडिपेंडेंट रह के किसी भी फरीक के खिलाफ जाना चाहिए, आइन और कानून के तहत काम करना होता है। ज़ाहिर है इदारे के बुनियादी तौर पर उससे डिमांड यही की जाती है। अच्छा, इसी में सलमान अनीस आप ये बताइएगा कि इस वक्त ज़ाहिर है फैसला आ चुका, अब आप इसके इफेक्ट की बात कर रहे थे जिसको आपने ड्रास्टिक इफेक्ट का नाम दिया है, वो किस तरह से होगा? और साथ ही वो गवर्नर पंजाब भी एक बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक नया जो है वो आइन लिखा गया है, अपनी मर्जी से लिखा गया है। आप समझ सके हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? मैं उनकी बातें तो कोई नहीं समझ सकता। सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से बात हो रही है उसके ऊपर एक पॉइंट प्लीज़ ज़रा नोट कर लें, और वो ये कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, ये आए कहाँ से थे? इनको कौन लेके आया था? इनको किसने अपॉइंट किया था? किसने इनकी इतनी ज़्यादा उस वक्त जो है वो फेवर की थी
जो इनको इतनी अहम जिम्मेदारियां दी गई थी, और अब वो कौन है जो सबसे ज़्यादा रो रहा है इनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर, और वो कौन है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है ECP और इलेक्शन कमिश्नर साहब के रोल की तरफ से। वही जो लेके आए थे वही अब रो रहे हैं, और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि उनका किरदार वाकई क्वेश्चनेबल है। तो देखें पाकिस्तान सलमान साहब, इसी में ऐड कर दूं, हमारी तो सियासी हिस्ट्री इसमें भरी हुई है कि जो लेके आते हैं फिर वो रो रहे होते हैं जी। और इस केस के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये वो नहीं है जिनकी तरफ आप इशारा करें, ये हमारे अपने बहुत दूर अंदेश सियासतदान हैं, इमरान अहमद खान नियाजी साहब, जिन्होंने ये डिसीजन लिया था ना। हर चीज आप मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करूं पाकिस्तान जी जी, बहुत तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, तो यही वही हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे जो मुशावरत के साथ इन भाईजन को लेके आए थे, जिनको आज आपकी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया कि इससे ज़्यादा तो हमाकतें और इससे ज़्यादा तो मिस इंटरप्रिटेशन किसी इदारे से जो है वो हो नहीं सकती थी जिसको वो हेड करें। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज़ कि हमारी जो सिर्फ एक गुजारिश है जो मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब अपनी हमाकतों से सीखेगी, ये कब मैच्योर होंगे, ये कब ठीक फैसले कर पाएंगे, हमें कब तक इनके ये बचगाना इमेच्योर जो फैसले हैं इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वही जो अभी बात कर रहे थे कि विंडो बंद हो गई कि एक जमाती पार्टी जिसका कोई वजूद ही ना हो उसके अंदर आके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ जाएं, ये दरवाज़ा भी बंद हो गया। ये दरवाज़ा खोला किसने था? तहरीक इंसाफ वालों ने जाके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है, तो ये दरवाज़ा खुला है। So, you know, it's a political party with blunders to its name, not mistakes. हमारा मसला ये है, या एक मुनहसल कौम हमारा प्रॉब्लम ये है कि भाई इनकी हमाकतों को दुरुस्त करने के लिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, फॉरेन एलिमेंट्स, लोकल एलिमेंट्स, सबको एक्टिवेट होना पड़ता है। सारे लोग अपना काम छोड़ के इनकी गलतियों को दुरुस्त करने के ऊपर लगे हुए होते हैं, which is not good for the politics of this country and for otherwise things also. एक और इसमें चीज़ जो है वो ऐड कर लें कि अगर अब ये मतलब मैं बहुत खुश हूँ, आपको मैंने जिक्र किया है, ये इतने आके मजीद पार्लियामेंटेरियंस को ये फ्लोर के ऊपर लाके हासिल क्या करेंगे? मजीद तूफान बदतमीजी इकट्ठा होगा। पहले 70 लोग गालियां देंदे सन, हुन 100 लोग गालियां देंगे। यही एडिशन हो रहा है ना। इनकी तरफ से कोई इकोनॉमिक पॉलिसी तो नहीं आई, इनकी तरफ से कोई आम आदमी के रिलीफ की बात तो नहीं आई, इनके मैनिफेस्टो के अंदर कोई नई चीज तो नहीं चेंज हुई। मैनू वजीर आजम बनाओ, यही एजेंडा है ना। इसके ऊपर पहले 70 लोग आवाजें मारते थे, चीखें मारते थे, फिक्रे कसते थे, अब 100 लोग कसेंगे। कोई आपकी मेरी बेहतरी के लिए कुछ नहीं होने वाला। आप कोई बेहतर आउटपुट नहीं देख रहे। इस पे मजीद भी बात कर लेते कि क्या असरात मुरतब होंगे। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक कर नाजरीन, आगे बढ़े और हम जिक्र कर रहे हैं जो रिजर्व सीट का एक बड़ा फैसला था, बड़ा मच अवेटेड फैसला था जो कि सामने आ चुका है। अब इसमें मैं उमर दराज आपसे जानना चाहूँगा, इसके असरात की बात अभी ब्रेक से पहले भी ये बात हो रही थी कि इसके असरात क्या होंगे पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में, इसके क्या असरात आप देख रहे हैं? एक तो ज़ाहिर मखसूस नशिस्तें मिल गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी के तौर पर एक मजबूत अपोजिशन के तौर पे बैठेगी, लेकिन आप इसके साथ साथ हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात होगी, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़कत रिफॉर्म्स के हवाले से मुश्किलात होगी या कुछ और मुश्किलात भी पैदा होंगी? नहीं, इसके बहुत सारे पहलू हैं। इसके बहुत सारे पहलू ये हैं कि हुकूमत जो जिन्होंने ये अरेंजमेंट किया है उनको भी शक की नजर से देखेगी कि देखिए आपने चीजें ठीक तरह से हमारे लिए मैनेज नहीं की। पहली बात तो ये होगी। दूसरे नंबर के ऊपर चल के अब आप अंदाजा करें ना कि 22 सीटें बनती हैं कौमी असम्बली के अंदर, वो पीटीआई के पास होंगी तो आप पहले से ज्यादा आपका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन उसका एक इम्पैक्ट और है और वो हम नेशनल असम्बली से हट के देख रहे हैं। आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट इलेक्शन नहीं हुए थे क्योंकि वहां पे उनका अपना स्पीकर वजीर आला था, उन्होंने रिजर्व सीटों के ऊपर जो है इनको ओथ नहीं लेने दिया था। फिर वो स्टे ऑर्डर हो गया जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने माशाल्लाह वहां पे भी इतना शानदार किरदार अदा किया कि बाकी जगहों पे भी जो वो बाइस दिखाते हैं उन्होंने वही दिखाया। और उन्होंने कहा कि हमें सूबे की नुमाइंदगी की कोई बात नहीं है, और सूबे की नुमाइंदगी न होने के बावजूद उन्होंने सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन भी करवा दिया। अब ये सीटें वहां पे भी तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, उसकी बुनियाद के ऊपर 11 में से तकरीबन 10 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत के आएगी, जो इस वक्त नंबर शो हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा से, जिसका मतलब ये होगा कि वो सेनेट के अंदर भी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आएगी। जिसका मतलब ये होगा कि अगर आप यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी ले भी लेते या कुछ कर भी लेते, जो आप कह रहे हैं हम फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सेनेट में भी आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी। तो जब आप 2/3 मेजोरिटी की बात करते हैं, जब आपने आईनी तरमीम करना होती है, तो वो सिर्फ एक हाउस की नहीं होती, वो दोनों ऐवानों से 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होनी होती है। तो गवर्नमेंट के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है।
और फिर इसी तरह से पंजाब के अंदर सूबाई असम्बलियों में भी ये नंबर आएगा, और नंबर उसमें उसकी बुनियाद के ऊपर आपको पता है स्टैंडिंग कमेटी की मेंबरशिप होती है, उस पर चेयरमैन का होता है, बहुत कुछ तब्दील होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट का जो मोरल है वो हमें दिखाई दे रहा है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आजम नजीर तारड़ साहब की आई, फिर हमने देखा किस तरीके से जो राना सनाउल्लाह साहब की है, फिर गवर्नमेंट लाइन का ले रही है। अब अंदाजा करें ना इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब इन्होंने चूंकि फहरिस्त भी देनी है अपनी नई के इनकी कौन से रिजर्व सीटों के ऊपर होंगे, क्या मंजर होगा जब पंजाब के अंदर आप मरियम नवाज साहिबा बैठी होंगी और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी अगर पंजाब में हूं, तो कैसा मंजर होगा जब आप जेल से उनको प्रोडक्शन ऑर्डर आपको करवाने पड़ेंगे, जब सनम जावेद होंगी या फिर नेशनल असेंबली में सब कुछ होगा, तो जाहिर आपने उनका ओथ तो दिलवाना है, बेशक कोर्ट की मुदाखलत हो जिधर से भी हो। तो मंजर बड़ा एक दिलचस्प किस्म का आने वाले चंद दिनों में होगा और मंजरनामा देख रहे हैं, ठीक है, तरीके से उसको कैश करेगी। ठीक है, एक दिलचस्प मंजरनामा भी बनेगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं साकिब भाई आपसे जानना चाहता हूं, एक तो ये बताइएगा कि तफसीली फैसले में क्या इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कुछ बातें सामने आई हैं, या उसके हवाले से क्या कोई कार्रवाई मजीद हो सकती है, या इस फैसले में उसका जिक्र किया गया। और इसके साथ साथ अब आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जैसे पहले हमें एक्टिव दिखाई दे रहे थे, अब जाहिर है उन्होंने इससे इख्तिलाफ किया है, वो उस हिस्से में शामिल हैं, 8-5 के इस फैसले में उन 5 में शामिल हैं, तो क्या अब वो उसी तरह आप समझते हैं कि वो एक्टिव दिखाई देंगे, या ये एक फैसला था बस हो गया, अब दीगर मामलात किसी और अंदाज में आगे बढ़ेंगे? ये जो आपने बोला है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ लिखा है या नहीं लिखा, वैसे तो वो जो तफसील आएगी, तफसीली फैसला जो आएगा तब भी ये इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर बात होगी। लेकिन एक चीज, अगर इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा भी समझदार है ना, तो ये आज का फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है, और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर कोई लोग चले गए, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ, तो वो एक सीरियस नोयत के उन पे इल्जामात हैं। उन्होंने ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की, ये सिर्फ गलत तशरीह नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने लाया है कि इलेक्शन से 6 दिन पहले उन्होंने एक फैसला, एक जो है वो करते हैं, तशरीह करते हैं एक फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल कर देते हैं, गैर फाल कर देते हैं उसको, और उसके बाद जो है वो उनके साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह चीजें चली वो सबके सामने है। तो एक तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से तफसील के साथ आएंगी चीजें। दूसरी बात, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, उनके हवाले से एक बात थी कि आईनी तरमीम आएगी, एक्सटेंशन के मामलात, ये वो, अगरचे वो इसकी तरदीद कर चुके थे, लेकिन फिर भी खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया जा रहा था, और हुकूमत जो है वो बार बार कहीं ना कहीं जो है उनकी जानिब से कोई बातें आ रही थी। तो मामला ये है कि आज वो चैप्टर तो हो गया क्लोज, अब अक्टूबर मिड में उनको जाना है, और उन्हें रिटायरमेंट है, और मुस्तकबिल के 3 साल के लिए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। तो जो अपकमिंग जो चीफ जस्टिस हैं अब वही प्रवेल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, अगरचे जो इख्तियारात हैं, चीजें हैं, बेंचेस की तश्कील है या जो भी है, वो सारे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ही देखेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो हमें एक्टिव नजर आएंगे, क्योंकि आज से पहले तक एक कंफ्यूजन थी हाई कोर्ट्स में भी, निचली मातहत अदलिया में भी, एक पूरे सिस्टम में, कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो अक्टूबर में चीफ जस्टिस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आज वो मामला क्लियर हो गया कि वो आ रहे हैं, तो जो आ रहा होता है फिर जो है वो मामलात उसी के ही होते हैं। तो ये चीजें अब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह चलेंगी। अब जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है, अगले 3 मंथ उनके जो है वो आउटगोइंग जो चीफ जस्टिस है उसी तरह जो है वो उनके गुजरेंगे। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और भी ऐड कर लीजिएगा आपसे, बड़ा क्विकली आपके ऐसे जवाब चाहूंगा। आप क्या देख रहे हैं, मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, एक तो क्या ये चैलेंज हो सकता है, और अगर चैलेंज होगा तो किन बुनियादों पर आप देख रहे हैं करेंगे? वो कोई बुनियाद नहीं है चैलेंज, मतलब वो नजरसानी की दरखास्त वो दायर कर सकते हैं जिसका बहुत ही माइनर लिमिटेड स्कोप होता है। ये अपील नहीं है कि पूरा केस खुल जाएगा, लिमिटेड स्कोप में वो दायर कर सकते हैं। फिर इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि अब जो आगे जो है वो छुट्टियां आ रही हैं 1 मंथ की, अब तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेंचेस भी पूरे नहीं होंगे, 15 जुलाई से जजेस जो है वो कुछ मौजूद होंगे, कुछ छुट्टियों पे होंगे, फिर कुछ आएंगे, फिर छुट्टियों पे होंगे, तो इस तरह ये चीजें चलती रहेंगी। तो अब दायरी तो ये जाहिर सी बात है 15 दिन के अंदर नजरसानी दायर कर सकते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि ये दायर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं, इनको भी लग रहा है, लेकिन इनको कोई कुछ चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिलती हुई नजर नहीं आ रही। असल मामला ये है कि अगर ऐसा होता, इनकी नशिस्तें होती और वो किसी और को दे दी जाती तो फिर डिफरेंट केस था। इनकी नशिस्तें नहीं, इनका लेना देना ही नहीं है, और ये जो है वो उसके क्लेमर बने हुए।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी पे सलमान अनीस, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस फैसले को बिन्नवन तस्लीम किया है, हालांकि वो भी उसके साथ है कि वो आमतौर पे बहुत जल्दी उन फैसलों को तस्लीम नहीं करते जिनमें उनका नुकसान हो रहा है। इसमें उनको भी जमातें मिली हुई थी, मखसूस नशिस्तें मिली हुई थी, लेकिन बहरहाल वो उनके हाथों से गई, मगर उन्होंने तस्लीम किया है। अब ज़ाहिर है पीटीआई और मौलाना का इत्तेहाद जो है उसकी भी बातें हैं, आप स्ट्रीट पे क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं होगा, दे जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप, जो मैं हमेशा कहता हूँ। क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये नंबर गेम अगर ऊपर नीचे हो भी जाती है, जिस तरह ये बात कर रहे थे कि सेनेट के अंदर हो जाएगा, आई एग्री कि ज़ाहिर है आपका जो पलड़ा है वो बैलेंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनारियो के अंदर देखें तो द गवर्नमेंट इज़ देयर, वो अपना काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, वो जिस सिमत में उनको जाना चाहिए वो वहाँ पे जा रहे हैं। जो ये बाकी हमने टॉक शोज़ के अंदर बैठ के तूफ़ान इकट्ठा करना है, ये तूफ़ान ही इकट्ठा करना है, इससे रियलिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो कानून उनको चाहिए थे वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक बना चुके हुए हैं, और उसके अंदर अगर पीटीआई की मुशावरत नहीं भी होगी या उनका रोल नहीं भी होगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने बाज नहीं, उससे पहले कुछ होगा वैसे सलमान, उससे पहले कुछ होगा, उससे पहले क्या कोई मैनेज करने की कोशिश की जाएगी? मैनेज करने की बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो आज़ाद ऑपोजिशन का काम है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना, एंड फॉर दैट पीटीआई इज़ एन अमेजिंग पार्टी, और उनके जो इत्तेहादी है वो जो साथ वेट गेन कर रहे हैं और मोमेंटम गेन कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उससे आप रोज़मर्रा के मामलात के ऊपर देखें ना, क्या जो प्राइम मिनिस्टर हैं फॉरेन डिग्नेटरी से नहीं मिल रहे, क्या जो उनके रवाबित बाकी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ नहीं हैं, बिल्कुल हैं। जो आपके ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके ऊपर जो कुछ मर्जी हो, गवर्नमेंट इज़ वेरी मच इन प्लेस एंड दे परफॉर्मिंग एट देयर विल। ये आगे पीछे चीज़ें हो रही हैं तो ये बस आप और मैं ही मिठाइयाँ खा रहे हैं, उससे उनकी सेहत पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। चलें, ठीक है। अच्छा, इसी पे इमरान, आप क्या समझते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही है पीटीआई के अंदर, फैसल वाडा साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी होगी, वो भी एक मरतबा एक और प्रेडिक्शन लेके आए, तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या विद इन पीटीआई को फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, और क्या आप देख रहे हैं कि उससे पहले आज जो 15 दिन का टाइम दिया गया है उसमें 7 दिनों के अंदर लिस्टें भी जो हैं वो जमा करानी है उन उम्मीदवारों ने, उस दौरान आप कोई हलचल देख रहे हैं? हुकूमत की तरफ से कोशिश की जाएगी कि उन लोगों को मैनेज किया जा सके? देखें एजाज, मुझे तो लगता है कि फैसल वाडा साहब की ये पेशन गोई भी गलत साबित होगी, क्योंकि हमने 8 फरवरी के इलेक्शन में देख लिया है कि अवाम का मूड चेंज हो गया है। पहले सियासतदान फैसला करते थे, अवाम उनके पीछे चलते थे, अब अवाम फैसला कर रहे हैं और सियासतदानों को उस साइड पे जाना पड़ रहा है। और हमने देखा कि पहले जो विनिंग हॉर्सेस होते थे, ये हमें 2024 में वो विनिंग हॉर्सेस कहीं नजर नहीं आए। एक बड़ी मेजोरिटी है जो पहली दफा इलेक्शन लड़े और उन्होंने बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए। कई जो नौजवान लोगों की मैं मिसाल दे सकता हूं, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करना, इस मौके पे आके कोई अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अभी चंद दिन पहले ही अडियाला जेल में बैठ के ये कहा है कि अगर किसी ने भी पार्टी छोड़नी है तो वो छोड़ जाए, क्योंकि इस वक्त इमरान खान विन विन पोजीशन में है और उनको इस चीज से कोई असर नहीं पड़ेगा अगर कोई पार्टी छोड़ के भी जाता है, क्योंकि उनकी पब्लिक में जो रूट्स हैं वो बहुत डीप हो चुकी हैं, अवाम उनके साथ खड़ी है। कल को वो किसी को भी, आप देखें कि एक जो नई लीडरशिप इमर्ज हुई है अभी तहरीक इंसाफ में, ये इनको कौन जानता था 9 मई से पहले, और अब वो सारे आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देख लें, कहीं पे देख लें, वो एक नए फिगर्स के तौर पर सामने आए हैं। तो इमरान खान एक अपनी पार्टी में उनकी कई टेयर्स हैं लीडरशिप की जो आगे आ सकती हैं, इसलिए अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बातें भी करते हैं या कोई चंद एक मेंबरान चले भी जाते हैं तो वो अपनी सियासत को पार्टी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पे फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं उमर दराज आपसे एक तो यही फॉरवर्ड के ब्लॉक के हवाले से बात, और फिर आपको पता है एक जमाने में तहरीक एतमाद जब लाई जा रही थी, खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उनके खिलाफ, तो उस वक्त कुछ मंडियों की बातें चली थी, कुछ ब्रीफ केस चले थे। क्या अब इन 15 दिनों में भी कोई ऐसी सूरत हाल है या उधर से क्या रिस्पॉन्स होगा? दूसरा ये बताइएगा, जैसे अभी सलमान साहब ने भी कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा हुकूमत को इससे, अब हुकूमत जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इतने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार क्यों किया जा रहा है? उमर दराज जी दोबारा सवाल पूछिएगा एजाज। मेरा सवाल ये है, एक तो ये बताइएगा, सलमान साहब ने भी क्लेम किया है कि इससे हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा हुकूमत को, और इसके साथ साथ क्या 15 दिनों का जो टाइम है उन उम्मीदवारों ने जो है वो अपने उनकी फहरिस्तें भी जमा करवाई जाएंगी, और उसके साथ साथ 15 दिनों में उन्होंने जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन बनना, इन दिनों में कुछ मैनेज कर। जी
जी। इस हद तक गवर्नमेंट गिरेगी, ज़ाहिर है वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि गवर्नमेंट अब अपहाज हो गई है, मफलूज हो गई है। गवर्नमेंट के पास जब आपके पास आईनी तरमीम की सख्त ना रहे तो फिर आप क्या करेंगे? आपने क्या करना, क्या स्ट्रक्चरल चेंज लेके आएंगे, क्या करेंगे? नंबर 1। नंबर 2 के उन एमएनएस को या बाकी, मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग, उन्होंने, आप कहते थे कोई टिकट नहीं लेगा, लाइनें लगी रही तहरीक इंसाफ को टिकट लेने के लिए, पार्टीज आपस में लड़ती रही, उसके बाद कितने लोग टूट के चले गए। लाहौर से वसीम कादर एक एमएनए गया, कुछ और एमपीएस गए, क्या है आज वो कहां खड़े हैं? और इन लोगों को नहीं पता कि ये पहली बार एमएनए एमपीए बन गया, कैसे बन गए। हमने देखा लोधरा के अंदर एक नौजवान पे उन्होंने 24 घंटे पहले ऐलान किया, 50,000 वोट ले गया। तो इन लोगों को पता है इन्होंने हल्कों की सियासत करनी होती है, बड़े तेज और घात सियासतदान होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन हाँ इस वक्त इत्तलात है, लोग दावा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को समझदारी करनी चाहिए, आप अपने लोगों को केपी के ले जाएं, आप खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद है वहां पे शिफ्ट कर लें, 15 दिन क्या मसला है, और उसके बाद अपने इनके डिक्लेरेशन जमा कराएं, उधर से कंफर्मेशन दें। और वैसे भी आज कोर्ट ने कह दिया कि अगर आपको कोई इशू हो तो आप चैम्बर में आ सकते हैं, चैम्बर में अदालत से दोबारा क्लैरिटी ले सकते हैं। मेरा ख्याल है अब 8 फरवरी वाली सूरत हाल नहीं, थोड़ी सी सूरत हाल तब्दील है। तहरीक इंसाफ को इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तहरीक इंसाफ की मजबूरी ये नहीं है कि ये लोग तहरीक इंसाफ के साथ रहे, इनकी मजबूरी है कि तहरीक इंसाफ के साथ रहे। ठीक है, अब इनकी मजबूरी है और इसलिए इनको फिलहाल को खुद ही अगर हुकूमत चाहे तो कंट्रोल या कूल डाउन कर सकती है, मगर इस फैसले ने बहुत से सियासी असरात मुरतब किए हैं। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।